हमने फ्रंट एंड जो पढ़ा वो सारा का सारा कंटेंट हमारा एक जो बेसिक क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज किस स्कैफोल्डिंग के जरिए हमें फोल्डर स्ट्रक्चर मिलता है वो सारा का सारा यहाँ पढ़ा हुआ है। अब हमने बैकएंड बनाना है और बैकएंड भी इसी एप्लीकेशन का बनाना है KFC जो हमने ऑलरेडी फ्रंट एंड पे पढ़ी है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, मैं इसको बेहतर नाम दे देता हूँ बैकएंड का। जस्ट टू डिफ्रेंशिएट ये जितना भी कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है इस सारे को मैं एक नए फोल्डर में शिफ्ट कर देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ फ्रंट एंड। इसका मतलब ये है कि अब हमारी मेन ऐप के फोल्डर में मजीद दो सब फोल्डर्स होंगे, एक बैकएंड के लिए और एक, तो जो फ्रंट एंड हमने जो काम कर लिया ना सारा उसको उठाएं और इसको उठा के फ्रंट एंड में शिफ्ट कर दें क्योंकि ये फ्रंट एंड पार्ट था और बैक एंड पार्ट हमारा बिल्कुल खाली हो गया। ठीक हो गया? तो आपने भी इसी को करना है। अगर आपने एग्जिस्टिंग काम को कंटिन्यू करना है और उसी का बैक एंड बनाना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे कि आप वो जितना फ्रंट एंड वाला काम किया एज इट इज सेफ एंड सिक्योरली उसको मूव कर दें इनसाइड द न्यू फोल्डर विच इज फ्रंट एंड और एक नया फोल्डर बना लें विच इज बैकएंड और दैट इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी फोल्डर। आप इस बैकएंड के फोल्डर को ओपन कर लें इन। अब क्योंकि हम एक खास हद तक कमोबेश कोई एक माह तक सिर्फ बैकएंड पे काम करेंगे, फ्रंट एंड को छेड़ेंगे भी नहीं। जब पूरी एपीआईज बना लेंगे तो फिर उन एपीआईज को सिर्फ कंज्यूम करेंगे जस्ट लाइक द नॉर्मल अदर एपीआईज थर्ड पार्टी जो हमने यूज किए हैं बिल्कुल इसी तरह। तो इसलिए हम अगले एक माह तक कमोबेश, ये क्या हो गया, हम अगले एक माह तक व्हाट इज दिस, ओह ऐसी अगले एक माह तक हमने सिर्फ और बैकएंड को पढ़ना है और फिर ऑब्वियसली एपीआईज को कंज्यूम करना है इन द फ्रंट एंड। बैकएंड का फोल्डर है बिल्कुल फ्रेश है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस फोल्डर में टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ से आपको पता लगता है कि आप किस फोल्डर में हैं टर्मिनल के अंदर, बैकएंड के फोल्डर में। और आपने सबसे पहले करना है npm init और ओके कर देना है। ये npm init क्या करता है पता है? पैकेज जेसन फाइल क्रिएट करता है जिसमें हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसीज पड़ी होती हैं। क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप पूरा पैकेज हमें बना बनाया मिल गया था तो उसमें खुद ही पैकेज जेसन भी क्रिएट हो गई, खुद ही सब कुछ क्रिएट हो गया, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बैकएंड में ऐसा नहीं है, बैकएंड में हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्योंकि बैकएंड में भी हम बहुत सारे npm की लाइब्रेरीज यूज करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम पैकेज जेसन की फाइल बना लेते हैं ताकि जितनी भी लाइब्रेरीज यूज करें वो सारी की सारी कहाँ चली जाए, पैकेज जेसन में चली जाए और हमें ट्रैक करने में मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले वो बता रहा है npm init के नाम से मैंने कमांड लॉन्च की तो कह रहा है जी पैकेज नेम बताएं, बैकएंड का पैकेज नेम कुछ भी आप बता सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली वेल। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट पैकेज नेम क्या ट्रीट करेगा, बैकएंड। तो मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं कहता हूँ ठीक है जी आप बैकएंड को रहने दें। फिर ऐप्स का वर्जन, बाज़-औक़ात आपने एक ऐप बनाई, कुछ अरसे के बाद आपने उस ऐप को अपडेट किया तो आपने सारे कस्टमर्स को अपडेटेड वर्जन भेजा, तो यहाँ वर्जन कंट्रोलिंग होती है। तो हमारी 1.0.0 अब शुरू कर रहे हैं तो इसी को रहने दें, डिफॉल्ट जाने दें। डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऑप्शनल दे दें, दिस इज, अगर नहीं देंगे तो वो खाली डिस्क्रिप्शन छोड़ देगा, दिस इज बैक एंड एप्लीकेशन ऑफ KFC प्रोजेक्ट। एंटर प्रेस करेंगे तो एंट्री पॉइंट। अब नॉर्मली हमें एक फाइल बैकएंड के लिए देनी होती है जहां से हमारे पूरे बैकएंड ने एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्री पॉइंट। अगर आपने C++ पढ़ा हो तो आपने कहा पढ़ा होगा कि मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट होता है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन वहां से स्टार्ट होती है। यहाँ मेंशन का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट एंट्री पॉइंट इज अ फाइल फ्रॉम वेयर एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू स्टार्ट। तो मैं इंडेक्स जेएस लिखा हुआ है तो मैं इसको बोल देता हूँ सर्वर जेएस। ठीक, और क्यों सर्वर जेएस दिया मैं भी बताता हूँ जरा इसका आर्किटेक्चर। देन मैं ओके करता हूँ, टेस्ट कमांड
कोई भी नहीं, छोड़ दें। गिट रिपोजिटरी, अगर हमने इस फोल्डर को भी गिट फोल्डर बनाना है, यानी अगर हमने फ्यूचर में ये प्लान किया हुआ है कि हम अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स को गिट पे पुश करेंगे, तो फिर आप इसको गिट रिपोजिटरी, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हम वो मैनुअली कर लेंगे। गिट इनिट की कमांड मैनुअली हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कीवर्ड्स छोड़ दें। ऑथर, आप खुद अपने प्रोजेक्ट के ऑथर हैं तो आप उसमें अपना नाम लिख दें। लाइसेंस कोई भी नहीं है, ये फ्री है, कौन सा हमने बेचना है किसी को जो लाइसेंस की डिटेल है। और इज दिस ओके, यस लिखें, एवरीथिंग इज ओके। और यहाँ पे एक पैकेज जेसन की फाइल बन गई। ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल में लिखेंगे तो सारी वही चीजें लिखी हुई हैं जो अभी हमसे पूछी गई थी। पैकेज नेम, बैकएंड वेरिएंट, दिस डिस्क्रिप्शन, दिस इज बैकएंड एप्लीकेशन ऑफ केएससी प्रोजेक्ट्स, मेन एंट्री पॉइंट सर्वर जेएस, स्क्रिप्ट्स मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो एक डिफॉल्ट उसने दे दिया, वरना अपने स्क्रिप्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो लिखेंगे फ्यूचर में। ऑथर कौन है ये, और लाइसेंस क्या है, आईएससी। ठीक, अब मैं इस फाइल को कर रहा हूँ डिलीट। यही काम अगर हम क्विकली चाहते हैं कि हमसे ना पूछे, खुद ही सारी चीजों को डिफॉल्ट कर ले, तो हम क्या कहेंगे, npm init -y का फ्लैग दे देंगे, तो ये सारे ऑप्शन हमसे नहीं पूछेगा, डिफॉल्ट ऑप्शन खुद ही रख लेगा सारे के सारे। उसने उसी तरह फाइल बना ली और वही चीजें दे दी, बैकएंड 1.this दिस, मैंने नहीं दी तो उसने खुद दे दी index.js, और बाकी सारी चीजें उसने। क्लियर? तो npm init क्या करता है, पैकेज फाइल क्रिएट करता है। अगर आगे -5 का फ्लैग देंगे तो आपसे कोई ऑप्शन नहीं पूछेगा, सारे डिफॉल्ट रख देगा। अगर आप खुद चाहते हैं कि सारे ऑप्शंस को नाम दें तो आप खुद 1 by 1 और इन्हें बाद में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग द बैक एंड। क्लियर? लेट्स कम बैक हियर। ये जो थ्योरी में समझाने लगा हूं ना, ये पूरे बैकएंड में आपको सपोर्ट और हेल्प करेगी, इसको अगर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया तो। अभी तक मैं इस पे था, एंड दैट वाज व्हाट, फ्रंट एंड। जब मैंने कोई एपीआई कंज्यूम की तो एपीआई कंज्यूम करने में मुझे क्या करना पड़ा, फ्रंट एंड से एक HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ी। कहाँ पे, सर्वर पे। और वो HTTP रिक्वेस्ट या गेट रिक्वेस्ट थी या पोस्ट थी या पुट थी या पैच थी या डिलीट थी। मेरे फ्रंट एंड से एक HTTP रिक्वेस्ट गई, कहाँ पे गई, बैकएंड पे। बैकएंड पे क्या है, बैकएंड पे कुछ भी नहीं होता, सर्वर ही होता है। ये बेसिकली क्या है, हमारा सर्वर है। सर्वर का क्या काम है, सर्वर का रोल क्या है, रिक्वेस्ट को रिसीव करना, रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट यानी अंडरस्टैंड करना, और फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद उसमें रिक्वेस्ट किया गया डाटा वापस रिटर्न करना, अगर इसके पास हो तो। और अगर इसके पास ना हो तो क्या रिटर्न करना, एरर रिटर्न करना। यानी सर्वर का इतना रोल है कि ये HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, चेक करता है कि रिक्वेस्ट का फॉर्मेट वैलिड है, रिक्वेस्ट करने वाला वैलिड है, और रिक्वेस्ट किया गया डाटा भी ऑथेंटिक या वैलिड है। तो वो उसको इंटरप्रेट करता है, और रिक्वेस्टेड डाटा अगर अवेलेबल है तो ये वापस क्या कर देता है, वापस करता है HTTP रिस्पॉन्स। क्या देता है वापस, जैसे ये HTTP रिक्वेस्ट है ना, इसी तरह वापस क्या रिटर्न करता है HTTP, और उस रिस्पॉन्स में क्या होता है, डेटा। डाटा डाटा कह रहा हूं, डाटा जाता भी है और डाटा आता भी है। किस शक्ल में, किस फॉर्मेट में डाटा जाता है, हाँ। द मोस्ट फेमस वे या फॉर्म ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर बताया हुआ है, जेसन फॉर्मेट। तो जो HTTP रिक्वेस्ट आती है, अगर रिक्वेस्ट कोई डाटा लेके आएगी तो वो किस फॉर्मेट में ले आएगी, जेसन में। और अगर कोई रिस्पॉन्स डाटा लेके आएगा तो वो भी किस फॉर्मेट में होगा। तो HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल will share the data in a format which is called as JSON.
जो आपको ऑलरेडी पता है कि जेसन क्या होता है। क्लियर हो गई बात? और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने हमें, फर्क सिर्फ ये है कि वो सर्वर हमारा नहीं था, वो किसी थर्ड पार्टी का था। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हम ये चाहते हैं कि जब हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करे हमारे सर्वर को, तो हमारा सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करे। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले क्या चीज होना जरूरी है, सर्वर होगा तो रिस्पॉन्ड करेगा। तो फर्स्ट व्हाट वी विल क्रिएट, बैकएंड पे पहला काम हम क्या करेंगे, सर्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सर्वर लिखेंगे। ऐसा सर्वर लिखेंगे जो कि रिक्वेस्ट को रिसीव करे, इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड करे और उसके मुताबिक उसको रिस्पॉन्स दे। तो ये तो हो गया पहला काम हमारा कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट आवर ऑन सर्वर। वो जमाने गए कि हम किसी के बने बनाए सर्वर को इस्तेमाल करके उसका डाटा यूज करके खुश होते थे कि हाँ हमने भी कमाल कर लिया। अच्छा, सर्वर इज नॉट सपोज्ड टू स्टोर द डाटा। तो जो सर्वर रिस्पॉन्स में डाटा देता है वो कहाँ होता है, वो पड़ा होता है बिहाइंड द सीन डेटाबेस में। वो कहाँ पड़ा होता है? तो अब जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, 3 टियर एप्लीकेशन। आपने अक्सर थ्योरी में कहीं पढ़ा होगा शायद गुजरते चलते फिरते के 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर एप्लीकेशन। 3 टियर का मतलब 3 लेयर्स। पहली लेयर प्रेजेंटेशन, फ्रंट, जहां डाटा प्रेजेंट होना तो बना लिया हमने। दूसरी टियर सर्वर, जिसको रिक्वेस्ट करनी होती है डाटा के लिए। तीसरी टियर सर्वर खुद डाटा कहां से लाएगा, सर्वर तो डाटा तो स्टोर नहीं करता, सर्वर तो रिक्वेस्ट हैंडलिंग करता है। तो डाटा कहां से लाएगा, डेटाबेस से। तो दिस इज 3 टायर एप्लीकेशन या टियर एप्लीकेशन, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। क्लियर? तो अभी हम डेटाबेस पे नहीं जा रहे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम बैक एंड कंप्लीट नहीं कर लेते। जब ये बैक एंड पढ़ लेंगे, सर्वर लिख लेंगे अपना, तो फिर हम डाटा के लिए बनाएंगे क्या, डेटाबेस खुद क्रिएट करेंगे और फिर डेटाबेस में डाटा सेव करेंगे और फिर वहां से फेच करेंगे। So this is the architecture that needs to be understood properly. So first now we are going to write server. अब आ जाती है जी हम क्या यूज करेंगे सर्वर लिखने के लिए। हम जो टेक्नोलॉजी सर्वर एंड पे यूज करेंगे वो जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड नोड.जेएस। क्लियर? नोड.जेएस में हम सर्वर लिखेंगे, लेकिन नोड.जेएस में अगर हम सर्वर लिखें तो हमें बड़ा टाइम रिक्वायर्ड है। आई मीन इसमें बहुत सारी काफी डीप और काफी सारी चीजों को हमें बिल्कुल स्क्रैच से खुद लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप, दो तरीके हैं वेब डिजाइन के ना। आप एच ऑल्दो ये मिसाल सही नहीं है लेकिन चले मैं समझाने के लिए एक रफ सी मिसाल ही दे रहा हूँ। आप चाहें तो HTML CSS में वो सारा काम कर सकते हैं जो बूटस्ट्रैप के साथ करते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप क्या देता है आपको, ईज, कुछ रीयूजेबल बनी बनाई चीजें, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों को बड़ा ईज, जैसे जावास्क्रिप्ट आपको अगर स्लाइडर खुद बनाना पड़े, पूरा जावास्क्रिप्ट आपको खुद लिखना पड़ता है। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, बिल्ट इन फंक्शन दे देता है, आप स्लाइडर लगाते हैं खुद बहुत चलना शुरू हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप क्या है, CSS का फ्रेमवर्क है। बिल्कुल इसी तरह नोड.जेएस में अगर कोर प्रोग्रामिंग में आप पूरा सर्वर खुद लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन समझदार और अक्लमंद लोगों ने क्या किया है, हमारे लिए कुछ लाइब्रेरीज या कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं। जो हम फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे बैकएंड पे सर्वर लिखने के लिए, उसे यानी वो फ्रेमवर्क किसका होगा, नोड.जेएस का फ्रेमवर्क होगा। और नोड.जेएस के फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, यही है, इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, फंक्शन रीयूज कैसे होता है, मॉड्यूल कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो हम नोड.जेएस का जो फ्रेमवर्क यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस.जेएस। विजिबल है ना? नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस.जेएस। ये किस लिए इस्तेमाल करेंगे हम, सर्वर लिखने के लिए या अपने पूरे बैकएंड के लिए। क्लियर होगी बात? दैट्स इट। इतनी थ्योरी के बाद वापस हम आते हैं यहाँ पे, सॉरी हमें सेव करना था वो ताकि मैं बाद में भी इसको रेफर करता बैठाएंगे। सो पहला स्टेप ये है कि हमने बैकएंड बना लिया। दूसरा स्टेप ये है कि इसके अंदर आपने लिखा है जी कि एंट्री पॉइंट आपका क्या है, इंडेक्स.जेएस। मैं इसको कह देता हूँ मेरा एंट्री पॉइंट क्या है, सर्वर.जेएस। तो ये कहीं होगा तो एंट्री पॉइंट होगा ना। तो हम यहाँ पे रूट पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको नाम देते हैं server.js। इस पे हम अपना सर्वर लिखेंगे इस फाइल में। क्लियर? अब लिखेंगे कैसे, एक्सप्रेस को इस्तेमाल करके। सो लेट्स गो बैक एंड go to the official documentation of Express.js. Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. ठीक,
अनओपिनियनेटेड का मतलब क्या है, मिनिमलिस्ट का मतलब क्या है, ये सारी बातें आपको चलते चलते समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को यूज करने के लिए क्या करना है, इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अब हम ES6 के सारे फीचर्स पढ़ चुके हैं। बैकएंड हम किस में लिखेंगे, ES5 में, हमारी मर्जी। दो रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि मैंने आज तक बैकएंड को ES6 में नहीं इंप्लीमेंट किया, ये मेरी लिमिटेशन है। मैं अगर करूंगा तो मुझे बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ेगा। अब अगर स्टूडेंट को पढ़ाते हुए टीचर को एरर्स का सामना करना पड़े तो स्टूडेंट वैसे ही डिसाइड हो जाता है, यार इन्हों नहीं पता, तो किस तरह पता लगेगा। ठीक। दूसरी बात, जब मैं दूसरी बात कि आपको ES6 का सिंटैक्स, ES5 का भी पता लग जाएगा। अक्सर जब आप किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट साइकिल में होते हैं, पहले मैंने आपको अपनी लिमिटेशन बता दी है कि मैंने नहीं बनाया ES6 में। दूसरी ये कि अक्सर आप जब प्रोडक्शन साइकिल में होते हैं तो आपको पिछले वर्जन का या पुराना बना हुआ प्रोजेक्ट भी मिलता है, तो उसमें ES5 यूज हुई होती है, तो आप उधर हमें गाली निकालते हैं, यार उन्हें एडवांस तक करा दी, पिछली नहीं कराई। तो अब ES6 तो आपको पता है कैसे यूज करनी है, बैकएंड को देके आप ES5, और फिर एंड पे ये भी बताऊंगा कि ES5 को ES6 में माइग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, कर सकते। मैं करूं मुझसे हो जाएगा, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि मुझे बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली लर्निंग साइकिल में स्टूडेंट के सामने एरर आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्लियर होगी बात। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले मैं टर्मिनल में आपको, जैसे मैंने कहा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में से मैंने एक्सप्रेस की कमांड कॉपी की, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ये माइनस माइनस सेव का फ्लैग पता है क्यों होता है, कि इस लाइब्रेरी की एंट्री पैकेज डॉट जेसन में डाल दे। अब डालेगा, ये पुराना स्टैंडर्ड है, यानी पहले अगर आप माइनस माइनस सेव नहीं करते थे तो ये इसकी एंट्री पैकेज जेसन में नहीं डालता था। अब आप ये ऑप्शनल है, ये ना भी डालें तो वो डालेगा। अब लेट्स सी, चेक कर लेते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो यहाँ पे इस कमांड के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद डिपेंडेंसीज, ये डिपेंडेंसीज आ गई और ये एक्सप्रेस 4.18.1 बन गया। ठीक है। और नॉर्मली ये पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन ये खुद ब खुद बना देता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसकी बात आपने नहीं करनी है, छोड़ देना। ठीक होगी बात। ये हमारे पास आ गया जी, एंट्री पॉइंट भी आ गया सर्वर डॉट जेएस, और हमने एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक। अब जैसे हम ES6 में करते होते ना, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो ये तरीका कोई भी पैकेज या कोई भी फाइल इंपोर्ट करने का किसका है, ES6 का है। ES5 का ये तरीका है, कॉन्स्ट वेरिएबल लिखा, रिक्वायर लिखा, समझ आ गई बात। ये ES5 का सिंटैक्स है। अगर आप यहाँ पे आए, ये नीचे लाइन में देखा है, फाइल इज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू द ES मॉड्यूल। ये कुछ उसी किस्म का हिंट है। ठीक है, बैरल। ये जब भी अब इंटरनेट से भी आप हेल्प लेते हैं ना जब, तो कई जगहों पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह से मिलता है, आप वहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या है और वो क्या है, इसमें क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है। तो फर्क सिर्फ यही है कि एक ES5 है और एक ES6 है। तो ये ES5 स्टैंडर्ड है। फिर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 3-4 चीजों का डिफरेंस है, और मैं साथ साथ बड़ा क्लियरली एलैबोरेट करूंगा कि ES6 में ये कैसे होगा और ES5 में कैसे होगा। उनमें से एक ही है इंपोर्ट, वहां पे है, और इधर क्या है, रिक्वायर है। तो हमने एक्सप्रेस को यूज करना है सर्वर क्रिएट करने के लिए, तो हमने पहला काम क्या किया, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया और फिर उसको क्या कर लिया, इंपोर्ट या रिक्वायर कर लिया। सेकंड चीज, अगर आप यहाँ पे जाए ना इसके होम पेज पे, ऑलरेडी इनफैक्ट हम होम पेज पे ही हैं, नेक्स्ट पेज पे जाए, गेटिंग स्टार्टेड पे और इंस्टॉलिंग पे जाएं, तो आपको ये ऑलरेडी इसने बता दिया कि कैसे इंस्टॉल होना है। ये वही चीजें हैं कि नया फोल्डर बनाएं, npm init करें, एंट्री पॉइंट दें, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करें, नो सेव करें। अगर पैकेज जेसन में सेव ना करनी हो तो आपने ये दे दें, नो सेव, हमने करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएं, ये मैं गेटिंग स्टार्टेड पे हूँ। अब उसने ये पूरी की पूरी चीज दी है यहाँ से लेके यहाँ तक। नॉर्मली जब हम लिखते हैं ना, कि हम ये कहते हैं ना किसी को कि हम सर्वर लिख रहे हैं, सर्वर्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सोचते हैं यार पता नहीं सर्वर को बहुत बड़ी बला है। ये आपका सर्वर बन गया, विद दीज 12 लाइंस यू हैव क्रिएटेड योर सर्वर। अब ये सर्वर आपकी रिक्वेस्ट्स को एंटरटेन कर सकता है, फ्रंट एंड से आने वाली रिक्वेस्ट को कैसे कर सकता है, लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। ये जो एक्सप्रेस की पूरी लाइब्रेरी है ना, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है।
और इसको एज अ फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, यानी एज अ इट बिकम्स अ फंक्शन। ये हमने कॉल किया और इस फंक्शन का रेफरेंस स्टोर कर दिया ऐप के वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि ऐप का वेरिएबल हमने आगे बार बार यूज करना है। अगर ये हम ना यूज करें तो हम बार बार ये करना पड़ेगा, एक्सप्रेस डॉट समथिंग डॉट समथिंग। तो हमने क्या कर लिया, इस एक्सप्रेस को हमने यहाँ कॉल करके एज अ फंक्शन उसका रेफरेंस हमने ऐप पे स्टोर कर लिया, और ये ऐप यूज हो रही है यहाँ भी और यहाँ भी और आगे भी। ये लाइन भी क्लियर है? ये एज इट इज करनी है आपको। उसके बाद आपको पता है पोर्ट क्या होती है? एक तो सिस्टम्स की नहीं फिजिकल पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे आप इंजेक्ट करते हैं माउस या कीबोर्ड वगैरह। एक लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं सिस्टम के अंदर, वो पता है क्या होती हैं? पोर्ट्स आर गेटवे फॉर द एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद अदर एप्लीकेशंस। मिसाल देता हूँ, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपने एक ही वक्त में अपने सिस्टम में व्हाट्सएप भी खोला हो एक टैब में, दूसरे टैब में मैसेंजर खोला हो, तीसरे टैब में कोई और चैट एप्लीकेशन खोली हो, स्काइप खोला हो लेट्स सपोज, तो मैं या कोई और आपको स्काइप पे मैसेज करे, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो स्काइप वाला मैसेज व्हाट्सएप वाली विंडो में खुल जाए, या व्हाट्सएप वाला मैसेज फेसबुक मैसेंजर वाली विंडो में आ जाए? हालांकि जब कोई कोई भी बंदा आपको मैसेज सेंड करता है तो मैसेज आपकी डिवाइस को सेंड करता है। आपकी डिवाइस में 4 एप्लीकेशन है मैसेजिंग की, तो आपकी डिवाइस कैसे कॉन्फ़िगर करती है कि ये मैसेज व्हाट्सएप का है, ये मैसेज मैसेंजर का है, ये मैसेज आई मीन किसी और चैट एप्लीकेशन का? दैट इज द प्लेस वेयर पोर्ट्स कम इनटू प्ले। हर नेटवर्क एप्लीकेशन, आई रिपीट, हर नेटवर्क एप्लीकेशन का मतलब क्या है? वो एप्लीकेशन जो इंटरनेट से कम्युनिकेट करती है। क्योंकि हमारी वेब एप्लीकेशन है तो ये क्या है? नेटवर्क एप्लीकेशन है ना। हर नेटवर्क एप्लीकेशन किसी न किसी एक पोर्ट पे चलती है। अब पोर्ट क्या है? मैंने कहा था इट्स अ लॉजिकल गेटवे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि स्काइप जो है वो पोर्ट 3000 पे चलती है, कोई भी दूसरी एप्लीकेशन उस 3000 पोर्ट को यूटिलाइज नहीं कर सकती। मैं कहूँ जी मैसेंजर जो है वो 5000 पोर्ट पे चल रहा है, तो कोई भी दूसरी एप्लीकेशन 5000 पोर्ट पे अगर चलेगी तो दोनों आपस में क्या करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, दोनों क्रैश कर जाएंगे। तो बीइंग अ प्रोग्रामर, जब आप नेटवर्क की एप्लीकेशंस लिखते हैं तो फिर आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपके सिस्टम में दो या मोर देन टू एप्लीकेशंस एक पोर्ट को यूज नहीं कर सकती। तो पोर्ट इज जस्ट अ लॉजिकल गेटवे दैट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन या अक्रॉस द एप्लीकेशंस। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी पोर्ट्स होती हैं हमारे सिस्टम में? 65,536। अगर मेरा नेटवर्क का सब्जेक्ट होता तो मैं बड़ी डिटेल से समझाता आपको कि पोर्ट्स क्या है। आप लॉजिकल पोर्ट्स या नेटवर्क पोर्ट्स को सर्च करें अगर आप इनको थोड़ा सा पढ़ना है मजीद डिटेल के साथ, ठीक है? मैं सिर्फ उतना नॉलेज ही बताऊंगा जितना हमें चाहिए, वैसे पोर्ट्स तो पूरा सब्जेक्ट है। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग अ पोर्ट इज अ नंबर assigned to uniquely identify a connection endpoint and to direct the data to the specific service। जैसे मैंने कहा ना, एक व्हाट्सएप की सर्विस चल रही है, एक मैसेंजर की सर्विस चल रही है और एक स्काइप की सर्विस चल रही है। तो ये क्या करता है? टू डायरेक्ट द डेटा टू द स्पेसिफिक सर्विस। ये डेटा को डायरेक्शन देता है, क्या? पोर्ट नंबर, कि आपने इस पर्टिकुलर सर्विस तक पहुंचना है। तो ये एंड पॉइंट, ये एक लॉजिकल वो है। अच्छा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि पोर्ट्स टोटल हैं कितनी? 65,535 टोटल। जीरो से स्टार्ट होती है क्योंकि, तो इसलिए मैंने कहा था 65,536, तो आखिरी नंबर पे। There are 65,535 possible port numbers, although not all are in common use. Some of the most commonly used ports, along with their associated networking protocols, are port 2021। अच्छा, इन 65,000 में से पहली 1024 पोर्ट्स रिजर्व्ड हैं, उनको आप अपने मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते, उनको सिस्टम इंटरनली यूज करता है। कितनी? 1024।
इसके अलावा भी कुछ रिजर्व्ड है, जैसे पोर्ट 8080, पता है आपको कि नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल है वो पोर्ट 8080 यूज करता है। बहरहाल अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं। बहरहाल टोटल पोर्ट होता क्या है, एक लॉजिकल एंड पॉइंट विच अलाउज नेटवर्क कम्युनिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये पोर्ट हो गई। हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन योर सिस्टम, में इन फिजिकल पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा जो फिजिकल कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, लॉजिकल पोर्ट्स। हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर, 65,535, ये दूसरा पॉइंट याद रखना है आपने। कौन सी रिजर्व्ड है जिनको आप यूज नहीं कर सकते, वो पहली 1024 प्लस 8080 और एक कुछ और भी है। इनके अलावा जो मर्जी पोर्ट नंबर यूज कर लें आप, अपनी मर्जी का दे दें, इन लिमिटेशन से हट के, यानी 1024 से नीचे कोई भी नहीं देना। 3000 दे दें, 4000 दे दें, 5000 दे दें, 65,535 से ऊपर ना हो, 10 से 24 से नीचे ना हो, और इन बिटवीन जो रिजर्व है वो भी ना हो। तो इसलिए चूंकि हम सर्वर लिख रहे हैं, तो सर्वर का क्या काम है, नेटवर्क की रिक्वेस्ट को हैंडल करना। तो ये कैसे हैंडल करेगा, ये जाहिर है ये किसी पोर्ट पे चलेगा, तो हमने वो पोर्ट कौन सी डिफाइन की है, 3000। अब आपने देखा कि हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन जो रिएक्ट चलती है तो वो भी नॉर्मली बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट पे चल रही होती है। तो जब हम इसको भी 3000 करेंगे, वो भी 3000, तो दोनों क्या करेंगे आपस में, कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, हमारा सर्वर अब किस पोर्ट पे चलेगा, 5000 पोर्ट पे चलेगा। ये बहुत मिटिगेटेड डिटेल्स है, ऑल्दो इसके बाद ये कॉन्सेप्ट कहीं भी डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक चीज यूज हो रही है तो उसको पता होना चाहिए। तो अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी मेरे सर्वर के ऊपर, तो सर्वर के ऊपर कितनी पोर्ट्स हैं, 65,535, लेकिन मेरी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चलेगी, 5000 पे। तो कोई भी पूरी दुनिया से अगर मेरे लोकल एड्रेस प्लस 5000 पोर्ट उसको पता हो, तो वो डायरेक्ट मेरी इस एप्लीकेशन तक डाटा पहुंचा सकता है। क्लियर। तो ये है पोर्ट जो आपको लाजमी इस्तेमाल करनी होती है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कट ऑफ करता हूँ, इसके बाद पीछे आ जाए। आप होटल पे जाते हैं और वहां पे सर्वर होता है जो आपको सर्व कर रहा होता है। सर्वर का क्या काम है, बेसिकली सर्व करना। कभी ऐसा हुआ कि आप होटल में गए और 1 घंटा बैठे रहे, कोई बंदा आपसे पूछने नहीं आया कि हाँ जी क्या चाहिए, ऐसा अगर हो तो दोबारा उस होटल में कोई नहीं जाता। गॉट इट। तो नॉर्मली सर्वर्स जो होते हैं वो हमेशा किस मोड में रहते हैं, लिसनिंग मोड में रहते हैं, कि कोई आए हमें ऑर्डर दे और हम उस ऑर्डर को प्रोसेस करके उसको वापस रिस्पॉन्स डिलीवर करें। तो अब चूंकि ये हमारा सर्वर है, तो हम इसे कहेंगे ऐप डॉट लिसन। ये पोर्ट अभी मैंने कहीं यूज तो नहीं की ना, ये तो सिर्फ पोर्ट नंबर एक वेरिएबल में सेव किया है, यूज तो नहीं की। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी इस ऐप को कह रहा हूं कि कीप ऑन लिसनिंग, लिसन करो। किसको लिसन करो, रिक्वेस्ट्स को। कौन सी रिक्वेस्ट को, जो नेटवर्क के जरिए इस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आए उसको क्या करो, लिसन करो। और जो ही लिसन कर लो तो कोई रिस्पांस भी वापस भेज दो। ठीक। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है लिसन का, इसको मैंने पहले पैरामीटर में क्या देना होता है, एक पोर्ट। जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी या ये सर्वर किस पोर्ट पे लिसन करेगा, यानी अगर बेशक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता रहे 4000 पे, 6000 पे, 7000 पे, 8000 पे, सर्वर किधर लिसन कर रहा है, 5000 पे। आप भाई होटल KFC है और आप उसके साथ बैठे हुए वो जो चन वन है या पहचान वाला है या कोई भी है, जाके उधर उधर ऑर्डर देते हैं ये बर्गर चाहिए, उसको कोई सुनेगा ही नहीं। क्यों, वो लिसनिंग मोड में है ही नहीं। लिसनिंग मोड में कौन है, आपका सर्वर, और वो किस पोर्ट पे सुन रहा है, 5000 पोर्ट। क्लियर। तो मैंने ये बता दिया कि आप लिसन करो किस पोर्ट पे, 5000 पोर्ट। इसका जो सेकंड ऑप्शनल पैरामीटर है ये कॉल बैक फंक्शन है। ये तब ट्रिगर होता है, ये बेसिकली स्टेटस बता रहा होता है। इसमें हम सिर्फ कंसोल लिखते हैं कि हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। यानी अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल है सर्वर का, तो ये कंसोल मैसेज चलेगा और मैं इसे कहता हूं जी कनेक्टेड टू द सर्वर। दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। अब मेरा सर्वर बन गया, ये सर्वर है सारा। अब मैं इसे रन करूंगा कैसे, न्यू टर्मिनल में जाऊंगा और आपको वैसे पता है नोड की फाइल कैसे रन करते हैं। नोड लिखा और उसके आगे फाइल का नाम लिखा, सर्वर डॉट जेएस। इफ एवरीथिंग इज वेल, अगर कोई एरर होता तो वो एरर थ्रो करता, उसमें मुझे क्या कनेक्टेड टू द सर्वर।
which is this. Obviously ये फंक्शन सक्सेसफुल हुआ. अब मेरा सर्वर क्या है, लिसनिंग मोड में. जब तक मैं इसे ऑफ नहीं करता, सर्वर नॉर्मली हमेशा चलता रहता है. इसीलिए आप जब भी गूगल करते हैं आपको रिस्पांस मिलता है. क्यों? बैकएंड का गूगल का जो सर्वर है दैट नेवर स्लीप्स, वो हमेशा किस मोड में रहता है, लिसनिंग मोड में रहता है. तो हमने भी जब तक हमारी एप्लीकेशन चलती रहेगी, हमने सर्वर को किस मोड में रखना है, ये लिसनिंग मोड में. सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्वर. अब हमने कोई रिक्वेस्ट तो आप कोई रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं कि क्या सर्वर रिस्पॉन्ड करता भी है या नहीं करता. अब सवाल यह है कि रिक्वेस्ट कैसे भेजें और किधर भेजें, क्योंकि सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वैसे आपको पता होना चाहिए. एंड पॉइंट और पोर्ट. एंड पॉइंट क्या होता है, एड्रेस होता है ना सर्वर तक पहुंचने के लिए, मशीन तक पहुंचने के लिए. और मशीन तक पहुंचने के बाद मशीन में 6 एप्लीकेशन हो सकती हैं. ये मशीन के अंदर पहुंचने के बाद भी ये आइडेंटिफाई करना है कि किस एप्लीकेशन की तरफ जाना है, स्काइप की तरफ जाना है, मैसेंजर की तरफ जाना है, या आप अपनी किसी कस्टम एप्लीकेशन की तरफ जाना है. तो दो चीजें चाहिए. पहली चीज यूआरएल एंड पॉइंट, जो एपीआई एंड पॉइंट होता है, वो क्या देता है हमें, सर्वर तक का एड्रेस. अब सर्वर के अंदर घुस के आगे कई एप्लीकेशन होती हैं, तो आपने किस एप्लीकेशन में जाना है ये कौन डिफाइन करेगा, पोर्ट. तो यू नीड टू थिंग्स टू एक्सेस एनी रिसोर्स ऑन द सर्वर. नंबर 1 एंड पॉइंट, नंबर 2 पोर्ट. तो मेरा ये सर्वर जो इस वक्त मैंने लिखा है, ये कहाँ है, मेरे अपने सिस्टम में है ना. तो अपने सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट. फिर दूसरी चीज आपको चाहिए पोर्ट. तो सर्वर किस किस पॉइंट पे चल रहा है, 5000 पे. पोर्ट ऐसे देते हैं कॉलन के साथ. क्लियर. एंड पे क्लिक करता हूं, मुझे दे रहा है कैन नॉट गेट एरर. ठीक. क्या मेरे ये एंड पॉइंट पूरा है. लोकल होस्ट मुझे कहां तक लेके जाएगा, उस मशीन तक. मशीन तक तो मैं पहुंच गया. 5000 कहां लेके जाएगा, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक. वहां तक भी पहुंच गया. तो वो क्या कह रहा है, यार तुम पहुंच तो गए हो लेकिन मेरे पास है ही नहीं है कुछ देने के लिए. समझ आइए बात. ये नहीं, मैंने कहा यूआरएल एंड पॉइंट मशीन का एड्रेस होता है, और पोर्ट जो, सॉरी नॉट एंड पॉइंट, बेस यूआरएल. क्योंकि एंड पॉइंट पूरा तो ये होता है ना, जैसे हमने कहा था, जैसे स्लैश यूजर्स स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 1, वो बेसिकली एक रिसोर्स होता है. तो हमने क्या किया, मशीन का एड्रेस तो दे दिया बेस यूआरएल लोकल होस्ट, साथ में उसको पोर्ट नंबर भी दे दी. उस एप्लीकेशन तक पहुंच गया. एप्लीकेशन आगे से कह रही है कैन नॉट गेट, मेरे को कोई है नहीं की दो. तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे सर्वर की एक और चीज रहती है, और वो रहती है ये चीज जो मैंने डिलीट कर दी थी. अब मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐप डॉट गेट, HTTP के कितने मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट. ये क्या कंप्लेन कर रहा है, कैन नॉट गेट. क्योंकि यहां से हमने कहा ही नहीं कि जब गेट रिक्वेस्ट आए तो क्या करो. सर्वर तो बना दिया. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि होटल में आपने वेटर तो हायर कर लिया, लेकिन वेटर को ये नहीं बताया कि कस्टमर आए तो क्या करो. तो क्या करेगा बेचारा. भाई एक वेटर है जिसका आज पहला दिन है, उसको पता ही नहीं किचन किधर है, उसको पता नहीं मेन्यू मेन्यू में है क्या. उसको आगे कस्टमर बोले जी मुझे फलां बर्गर ला दो, वो क्या बोलेगा आगे से, यही बोलेगा ना कैन नॉट गेट. क्यों भाई, मुझे पता ही नहीं है. तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ना, जब गेट रिक्वेस्ट आए तो क्या करो. तो मैंने कहा था जब कोई भी मेथड स्पेसिफाई ना हो तो बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट होती है वो कौन सी होती है, गेट होती है. तो वो कह रहा है कैन नॉट गेट, क्योंकि इधर गेट है नहीं. अब मैं कह रहा हूँ ऐप डॉट गेट, कि जब इस ऐप में, जो कि ऑब्वियसली बिल्ट इन, हमने वो रेफरेंस स्टोर किया हुआ एक्सप्रेस का, इसका जब गेट मेथड कॉल हो, और यहाँ पे हम देते हैं एंड पॉइंट, मैं इसे कह देता हूँ सपोज एबीसी. जब भी स्लैश एबीसी पर, हम राउट भी बोलते हैं, कि कोई भी रिक्वेस्ट आए स्लैश एबीसी पर, तो ये फंक्शन ट्रिगर कर दो. ये कॉल बैक फंक्शन है ना, ये 6 है ना. तो कह रहा है जब भी कोई रिक्वेस्ट एबीसी पे आए, ये फंक्शन ट्रिगर कर दो. अच्छा, ये फंक्शन ट्रिगर करने का मतलब क्या है, कि इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर बॉडी में है तो उसने लिखा है रेस्ट डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड. अच्छा, ये मैं समझाता हूँ बाद में क्या है, पहले जरा मैं इसको देख लेता हूँ. अब मैं कहूंगा लोकल होस्ट स्लैश ए बी सी, सॉरी इधर
स्लैश abc। अब जरा देखिएगा, अच्छा अभी भी ये कह रहा है कैन नॉट गेट। ठीक है, मेरे ख्याल में ब्राउजर का मसला है। चले इसी बहाने एक और चीज, तो जितनी भी एपीआईज है ना, अब ये हमारी एक एपीआई बन गई है, पता है आपको। और ये एपीआई सिर्फ क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, हेलो वर्ल्ड। एपीआई टेस्टिंग के लिए एक टूल है, अक्सर ये ब्राउजर मस्ती करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट के दौरान हम उस टूल को इस्तेमाल करें, एंड दैट टूल इज कॉल्ड एज पोस्टमैन। ठीक, आपने ये टूल डाउनलोड कर लेना है। शुरू में गालिबन लेक्चर स्टार्ट होते वक्त ये टूल का नाम बताया था कि ये भी हमें यूज करना पड़ेगा। आप सिंपली नेट पे जाएं और लिखें पोस्टमैन डाउनलोड, और यहाँ से फ्री डाउनलोड कर लें। पोस्टमैन की शक्ल देख लें कैसी होती है, ये इस तरह का बंदा है। और यहाँ से डाउनलोड 64 बिट विंडोज, और ये पोस्टमैन डाउनलोड कर लें। ठीक है, जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो इसकी शक्ल ऐसी होगी जैसे ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक, अब मैं उसी एंड पॉइंट को, मैं जो एग्जिस्टिंग खुले मैंने सारे इनको बंद कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड दैट। ये टूल किस लिए है, एपीआई टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ब्राउजर नहीं काम कर रहा हमारा। इस तरह का इंटरफेस होगा आपका। ठीक, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करें, एक नया एंड पॉइंट आ जाएगा। ये आपसे बता रहा है कि आप कौन सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर्वर को। हम गेट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। वो पूछ रहा है एड्रेस बताएं, किस एड्रेस पे करना चाहते हैं। मैंने कहा जी लोकल होस्ट लोकल होस्ट 5000 स्लैश, सिर्फ 5000, आगे कुछ भी नहीं है। देखें, यानी हमारे सर्वर पे सिर्फ स्लैश है, तो लोकल होस्ट 5000 इस एप्लीकेशन तक पहुंच जाएगा। आगे कहाँ जाना है, अगर सिर्फ स्लैश है तो मैं बगैर कुछ एंटर किए इसे हिट कर देता हूँ, सॉरी इसको हिट कर देता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट। ठीक, स्टिल इट इज गेटिंग गिविंग मी एन एरर, हालांकि यहाँ नहीं आना चाहिए। सो व्हाट्स, आई मीन एक चीज और देखनी है मुझे। अच्छा, ये जो एरर है ना, इस वजह से भी आ रहा है कि आप जब भी सर्वर में कोई चेंज करेंगी तो आपको सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। गॉट इट, आई रिपीट, जब भी अब हमने सर्वर में ये चेंज किया ना, ये लाइन बाद में ऐड की है, उसके बाद दोबारा उसे रीस्टार्ट नहीं किया। आप कंट्रोल सी करके इस प्रोसेस को ब्रेक कर दें, कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर कर दें, और फिर इसको दोबारा से पिछली कमांड के साथ चला दें, कनेक्टेड टू द सर्वर। जब भी सर्वर में कोई चेंज करेंगी तो आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब चेंजेस इफेक्ट करेंगी। अब दोबारा मैं जाता हूँ, सेम इस पे रन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, और मेरे ख्याल में यहाँ भी यही इशू था। इसको भी मैं हिट करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड, ये हमारी एपीआई बन गई है। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मेरा एंड पॉइंट, मैंने कहा था ना कि फ्यूचर में एंड पॉइंट भी हम खुद अपनी मर्जी से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ टेस्ट। अब मैंने सर्वर में चेंज किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे इस एंड पॉइंट पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एंड पॉइंट अब है ही नहीं। अब एंड पॉइंट क्या है, स्लैश टेस्ट। क्लियर होगी बात। इसी बहाने आपको ये पोस्टमैन पता चल गया, तो जब हमारा ब्राउजर काम करना छोड़ देगा तो हम पोस्टमैन पे आएंगे। वैसे हम करते टेस्टिंग पोस्टमैन में, तो मैं कल से ऑनवर्ड ब्राउजर पे नहीं आऊंगा वापस, पोस्टमैन पे टेस्टिंग करेंगे, इसलिए वो इंस्टॉल कर लेना। एनीवेज, अब ये हमारी एक एपीआई है। अब रियल टाइम प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी एपीआई हो सकती है, जो मैंने कहा, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सिंगल स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ ऑल व्हीकल्स, लिस्ट ऑफ स्केड्यूल वगैरह वगैरह। तो हम इसी तरह एंड पॉइंट बनाते जाते हैं। ये टेस्ट है, ये एबीसी है, ये पीक्यूआर है। यहाँ जो मर्जी एंड पॉइंट्स बना लें और हर एक को रिस्पॉन्ड करें। ये हेलो वर्ल्ड कर रहा है, ये सॉरी, इसको कहते हैं हेलो टेस्ट, इसको कहते हैं जी हेलो एबीसी, इसको कह दीजिए हेलो पीक्यूआर। सर्वर को रिस्टार्ट करें, वापस आए, हेलो टेस्ट आ गया। और अगर मैं इसे करूं एबीसी, हेलो एबीसी आ गया। और अगर इसे मैं कहूं पीक्यूआर, हेलो पीक्यूआर आ गया। और आपके 3 राउट्स बन गए। हर राउट अपना अपना कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहा है। इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये चलेगा, इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये चलेगा, इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये चलेगा। सो दैट्स ऑल
pretty much basic setup of an express server. हमने express server बना लिया, एंड पॉइंट्स बनाते जाएंगे. सर्वर होता ही एक है, उसके अंदर एंड पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं. तो हमारा एक ही दफा सर्वर हमने बना लिया, अब हम इन्हीं एंड पॉइंट्स के साथ खेलेंगे सारा कुछ. ये एपीआई है, यही कह रहा हूँ. दिस इज द सिंपल वे. मुश्किल है? फ्रंट एंड जब कहा था ना, मैंने कहा फ्रंट एंड ग्रैब कर लें तो बैक एंड इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. क्लियर है यहाँ तक? So that is pretty much setting up the basic server. Keep on trying this and try to understand each and every bit. मैंने ये explain नहीं किया अभी आपको कि ये request क्या है, ये response क्या है, ये callback function कैसे चलता है, ये response dot send क्या है. That is to be discussed yet tomorrow. But apart from that, you got the flow. ये जो है ना app dot get, ये straight express यूज करने का क्या फायदा है फ्रेमवर्क? ये app dot get straight away हमें routing देता है. अदरवाइज हमें पूरी राउटिंग भी खुद लिखनी पड़ती Node.js में मैनुअली. ठीक है? तो वो ये काम करने के लिए हमें गालिबन पूरा पेज भरना पड़ता. फ्रेमवर्क का यही बेनिफिट है, सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे. ऐप डॉट गेट करें, इसी तरह ऐप डॉट पोस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए. ऐप डॉट पुट है, पुट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए. ऐप डॉट डिलीट है, डिलीट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए. यही चीजें हम यूज करेंगे. ठीक, दैट्स ऑल फॉर नाउ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम, अदरवाइज यू आर वेलकम टू लीव.